हमारे साथ एबिकस एसेट मैनेजर के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अमन जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो यह जानना चाहूँगा आपसे कि जो आज आईटी शेयरों में भूचाल मचा हुआ है, आज ही नहीं, इस पिछले हफ्ते भी, और जिस तरीके से बुचरिंग हो रही है आईटी स्टॉक्स की, और वो भी लार्ज आईटी स्टॉक्स की, 52 वीक लो पर इतने सब स्टॉक्स, और वो भी बड़ी गिरावट के साथ, आप क्या कर रहे हैं इस समय स्पेस में? क्या इसमें बॉटम फिशिंग की कोशिश कर रहे हैं या इससे कंप्लीटली दूर हैं अभी? फ्रैंकली अभी तो कंप्लीटली दूर हैं और काफ़ी महीनों से दूर हैं। ऐसा नहीं कि अभी पिछले 1-2 हफ्ते का ये हमारा व्यू है। लार्ज आईटी में हमारा व्यू शुरू से ये रहा है कि ग्रोथ रेट स्लो हो रही है क्योंकि कंपनी की साइज़ इतनी बड़ी हो गई है कि यहाँ से ग्रो करने के लिए उनको सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, जो हो नहीं पा रहा है। और वैल्यूएशंस डिसेंट है। मैं ये नहीं बोलता कि 20, 22, 25 का पी महँगा है, लेकिन सस्ता भी नहीं है। तो अगर आप 5, 6, 7% ग्रो कर रहे हैं तो 20-22% फेयर है। और उस वजह से हमारा आईटी में काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र नहीं रहा है इस रीज़न से। तो वी हमको ये लगता है कि दूसरे सेक्टर्स में यहाँ से बेटर रिटर्न बन सकता है, इसलिए हमारा आईटी का एक्सपोज़र हमेशा से कम रहा है, जो पिछले 6 महीने में हमने और कम किया है। अ, पिछले 1-2 हफ्तों से बिकॉज़ ऑफ द एआई न्यूज़ जो यूएस में आई है और यूएस मार्केट्स करेक्ट हुए हैं, स्टॉक्स और करेक्ट हुए हैं। अ, अभी तक कुछ नया नहीं लिया है। फर्स्ट विल वेट कि यूएस का जो माहौल है, वो एक बार सेटल हो जाए। वहाँ पे जो भी आपका डिसरप्शन होना है या जो भी वहाँ पे नैस्डैक में करेक्शन होना है या जो भी होना है, क्योंकि उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इंडिया में आता है। होता है यूएस में है, रातों-रात यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो एक बार वो जब तक सेटल नहीं होगा, तब तक आईटी देखने का मेरे को नहीं लगता कि कोई लॉजिक बनता है। एक बार सेटल हो गया देन डेफिनिटली यहाँ से एक टैक्टिकल ट्रेड या एक अ, साल 2 साल का इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है, बट फिलहाल कुछ नहीं कर रहा फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, तो इस समय फिर मार्केट में आप पॉजिटिव कहाँ पर हैं? सबसे बुलिश थीम आपके हिसाब से कौन सी है यहाँ से? है। कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो गया था बिकॉज़ ऑफ ट्रेड टैरिफ्स बोथ यूएस एज़ वेल एज़ ईयू का जो बेनिफिट्स हैं। तो ये सब सेक्टर्स में हमारा काफ़ी फ़ोकस है, जो जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाता है, कैपिटल गुड्स आ जाता है, इंजीनियरिंग कंपनीज़ आ जाती है, ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ आ जाती है, आपकी केमिकल कंपनीज़ आ जाती है। तो ये सब में काफ़ी फ़ोकस है। डील होने के पहले फाइनेंशियल्स में सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोज़र था। फाइनेंशियल एक्सपोज़र थोड़ा कम कर रहे हैं और ये सब सेक्टर में एक्सपोज़र बढ़ा रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर चला भी डिसेंट है, डिसेंट रिटर्न्स बने हैं, तो वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अब इन सेक्टर्स में जा रहे हैं। अमन जी, अब हम एक गर्मियों के सीज़न की तरफ जा रहे हैं, बट इसी में जंप करने से पहले थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज एलजी के नंबर्स ने परेशान किया। हालांकि ये बीते हुए क्वार्टर के नंबर्स हैं, बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्ट्राइक समर सीजन, आपका वाइट गुड सेगमेंट पे टेक क्या है इस वक्त? व्हाइट गुड सेगमेंट्स अच्छा लग रहा है, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो उस हिसाब से व्हाइट गुड सेगमेंट ओवरऑल इज़ लुकिंग गुड। एसी स्पेसिफिकली लास्ट ईयर सीज़न खराब था, तो चैनल में बहुत इन्वेंटरी है। जो इन्वेंटरी मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगी। जैसे ही मार्च अप्रैल का टाइम आएगा और जैसे ही मे बी अर्ली मार्च ऑल्सो और लगेगा कि इस साल गर्मी नॉर्मल होने वाली है, नॉर्मल से बेहतर होने वाली है, आई थिंक एसी स्टॉक्स में भी पॉजिटिव मूवमेंट आ जाएगी। तो पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि इस सीज़न कैसा है, क्योंकि पिछला सीज़न इतना खराब गया है कि किसी को वो रिस्क नहीं लेना कि अगर इस सीज़न भी इतना अच्छा नहीं गया, तो फिर क्या होगा? बट बिसाइड्स एसी जो बहुत ही सीज़नल है, जो नॉर्मल व्हाइट गुड्स हैं, जो आपके किचन में आप यूज़ करते हैं या आपके जो नॉर्मल आप फैन्स और अ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, द ओवन, माइक्रोवेव एंड ऑल दोज़ थिंग, उनमें अच्छा काफ़ी ग्रोथ है एंड दैट सेगमेंट इज़ स्टेडी लुकिंग गुड। ओके। अमन जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। अर्निंग्स के लास्ट फेज में है अब, क्वार्टर थ्री के अर्निंग्स में अभी तक सर कौन सा स्पेस ने आपको बहुत ही ज़्यादा कन्विंस किया अर्निंग्स के मद्देनज़र? कहाँ पे ज़्यादा आपको ग्रीन शूट्स नज़र आए हैं? बैंकिंग बैंकिंग क्लियरली पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। हम्म। एनपीए कम हुए हैं, ग्रोथ रेट भी पिकअप हुई है, कमेंट्री इनफैक्ट हैज गॉट बेटर। सब लोगों ने अपना जो क्रेडिट ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेशंस थे, वो भी काफी जनों ने पॉजिटिवली इंप्रूव किया। तो ये एक सेक्टर में नंबर्स अच्छे आए हैं। सीमेंट के जो नंबर्स है इनलाइन है, बट ये तो फोर्थ क्वार्टर दिया है, उनको लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर से बेटर होगा और फोर्थ क्वार्टर है भी एक बिजी सीजन जो हम बोलते हैं ना बिफोर मार्च, जो काफी स्पेंडिंग होती है सीमेंट में, तो वो अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से वो भी एक सेगमेंट है जो अच्छा आया है।
इंजीनियरिंग कंपनीज के भी रिजल्ट अच्छे हैं, स्पेसिफिकली जो डोमेस्टिक एक्सपोजर है, जिनका एक्सपोर्ट्स है उनके नए नंबर आए हैं, बट वो अभी ट्रेड डील हो गई है, एक बार फाइन प्रिंट और साइनिंग हो जाएगी तो वो नंबर भी पिकअप हो जाएंगे। बट ओवरऑल ये 3 सेक्टर सो फार इन इस रिजल्ट सीजन में पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। ऑटो सेक्टर पर अब आपका क्या व्यू है इस समय ऑटोज को लेकर? अब क्योंकि नंबर्स यहाँ शानदार आ रहे हैं, जीएसटी कट के बाद बड़ी रैली हुई, फिर थोड़ी करेक्शन आई, लेकिन अब यहाँ पर मीनवाइल मार्केट में शानदार रिकवरी आ रही है, वैसे उस पर नजर रखिएगा। लेकिन अब ऑटोज पर आपका क्या व्यू रहेगा? ऑटोज पे व्यू पॉजिटिव है, ऑटोज और ऑटो एंसिलरी दोनों पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हालांकि पोर्टफोलियो में अभी ऑटो एंसिलरी ज्यादा है, ऑटो स्टॉक्स कम है, बट हमको लग रहा है कि दोनों सेगमेंट अच्छा करेंगे। जीएसटी बेनिफिट तो भी क्लियरली दिख गया नंबर्स में, बट उसके बाद भी मोमेंटम बरकरार है। ऐसे नहीं कि 1 या 2 महीने खाली जंप आया डिमांड में और उसके बाद डिमांड वापस फॉल हो गया। सो सेक्टर मेरे हिसाब से क्लियरली पॉजिटिव मोमेंटम के हिसाब से देखना चाहिए। ये जो डिफेंस को एलोकेशन था बजट में, उसके बाद एक सबसे बड़ी घटना होने जा रही है। हम अपने भारतीय डिफेंस इतिहास में सबसे बड़ा अधिग्रहण, आई मीन एक्विजिशन, राफेल का करीब 3.5 ट्रिलियन। डिफेंस में एक बीच में चर्चा और हुई अबाउट एचएल एग्जीक्यूशन, है ना? आपको एमका में इंक्लूड नहीं किया गया, बट आपका चॉइस ऑफ स्टॉक्स क्या है डिफेंस में और आउटलुक क्या है इस वक्त? डिफेंस का आउटलुक पॉजिटिव ही है। बहुत सिंपल सी बात है, हमको इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना है और इसके लिए जो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। थोड़ा बहुत चालू हो गया है, आगे जाके और ये बढ़ने ही वाला है। तो डिमांड पर्सपेक्टिव से कोई इशू दिख नहीं रहा है। जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, रशिया का इवेंट को सालों हो गए, अभी तक वो इवेंट अभी भी चल रहा है, यूक्रेन का सीन। तो ये सब जो डिफेंस स्पेंडिंग है, मुझे नहीं लगा कि कहीं पे जाके कम होने वाली है। कोई भी कंट्री डिफेंस स्पेंडिंग कम करेगी। तो प्लस इंडिया में जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो पॉजिटिव है ही। सो ये दोनों मिला के ये सब डिफेंस कंपनी जो है इनको 20-25% ग्रोथ आने वाले 4-5-7-8 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इन ग्रोथ में। और उस हिसाब से डिफेंस एक्सपोजर मेरे हिसाब से तो हर एक पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। डिफेंस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू आपका, अमन जी। लेकिन मैं न्यू एज स्टॉक्स पर भी आपकी राय जानना चाहूँगी। पूरे साल, इनफैक्ट पिछले साल चर्चा मेरा शुरुआत भी ठीक ठाक हुई है। अब इटर्नल, स्विगी, नाइका जैसे इंटरनेट कंपनीज, इनफैक्ट अगर मैं पूछूं सर, आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? कंपनीज बढ़िया है, सब यूनिक कंपनीज है, सब अपने अपने सेक्टर में अच्छा कर रही है, बट हमारे पोर्टफोलियो में ये सब कंपनीज फ्रैंकली अभी नहीं है, क्योंकि हमको वैल्यूएशन अभी भी इनमें उतना जस्टिफाइड नहीं दिख रहा है। एक टाइम था जब ये कंपनीज लॉस मेकिंग थी, इसलिए हमने इस कंपनीज में हमने कभी निवेश नहीं किया। आज ये कंपनी में काफी सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल हो गई है, EBITDA ब्रेक इवन हो गया है, फिर भी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं उतना कंफर्टेबल अभी तक नहीं है हमारे लिए। बट आपने जो कंपनीज बोली उसके सिवाय भी दूसरी कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल है न्यू एज में, जैसे पॉलिसी बाजार है, जैसे कि आपका अर्बन क्लैप है, जैसे कि अभी पेटीएम का। तो ये सब कंपनीज डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं है। बट ये सेगमेंट जो है सेम न्यू एज कंपनीज बट प्रॉफिटेबल कंपनीज जहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव है, अर्निंग्स पॉजिटिव है, वो हमको ज्यादा पसंद है। हालांकि ना कि जो न्यू एज कंपनी जिसमें अभी भी स्टिल कैश बने हैं। ओके, अच्छा, आपने कहा कि ट्रेड डील के बाद आप टेक्सटाइल पर पॉजिटिव हैं। ये जो बांग्लादेश वाला मामला आ गया, इससे कोई आपको वो डर नहीं लगता टेक्सटाइल कंपनियों के लिए? नहीं, 2-5% है आज। ट्रेड डील के पहले, ईयू डील के पहले तो बड़ा गैप था, वो गैप तो इनफैक्ट कम हुआ है, राइट? सो इनफैक्ट इंडियन कंपनीज का कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इनफैक्ट इंप्रूव ही हुई है। और कोई भी बायर जो है आज उसके पास चॉइस है, श्रीलंका से ले, पाकिस्तान से ले, बांग्लादेश से ले, इंडिया से ले। कोई भी बायर ऐसा नहीं होगा कि पूरा बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका से लेगा, क्योंकि वहां की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो इकोनॉमिक की सिचुएशन है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो 5-10 साल का डिसीजन लेते हैं। तो आप अगर बांग्लादेश से ले रहे हैं तो आप इंडिया से भी लेंगे, भले वो 5 या 10% महंगा हो, जो अभी भी चल रहा था। इनफैक्ट टैरिफ के बाद तो अभी और इंडियन कंपनीज का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ गया है। सो मुझे नहीं लगता है कि 4-5% यहाँ आगे पीछे होने से कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। ओवरऑल डील हमारे लिए पॉजिटिव है, इसलिए हम ये सेक्टर को भी काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं। अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपना आउटलुक रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी